Hello everyone, welcome to It's All About Economics. For more videos on economics tutorials, lectures, you can subscribe my channel. And आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्लासिकल फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से उसमें चेंजेस आए और क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से जो है वो किन्सियन रेवोल्यूशन के बाद चेंज हुई है मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्वरूप वो देखेंगे हम। और एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रेट डिप्रेशन है उसने कैसा एक मार्ग प्रशस्त किया जो कि केन्सियन रेवोल्यूशन के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं कि हमारा कंटेंट क्या होगा। कंटेंट में हम देखेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन जो प्रॉब्लम आई 1930s में मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर, और स्टिकी वेजेस का क्या कॉन्सेप्ट रहा और ग्रेट डिप्रेशन में ये स्टिकी वेजेस ने क्या रोल जो है वो प्ले किया। स्टिकी वेजेस से हमारा मतलब यहाँ पर है कि वेजेस का जो है वो डाउनवर्ड जो है वो मूवमेंट जो है वो रोकना, यानी वेज का एक लेवल पर बन जाने के बाद वेज रेट का उसका नीचे ना आना। और इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि कीन्स ने कैसे जो है वो क्लासिकल प्रोपोजिशंस जो हैं उनको अटैक किया और किस तरीके से जो बेसिक नोशंस हैं जो क्लासिकल फ्रेमवर्क का कि फुल एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से और सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड की वजह से जो है मार्केट में जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो पाएगा। और कीन्स ने इस पर अटैक किया कि क्यों ये ऐसा होना संभव नहीं होगा बहुत सारे समय पर और ख़ासकर मंदी के समय पर। हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कीन्स ने जो है वो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को लेकर के नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन की बात करी। और इसमें हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, इट्स ओनली एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो हम ये केवल समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अप्रोच रहा कीन्स का। तो हम आते हैं सबसे पहले ग्रेट डिप्रेशन और स्टिकी वेजेस पर। तो जैसा कि हमको पता है कि 1929 में, और जिसको हम 1930s का पूरा जो है वो समय बोलते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ जो उस समय की जो बड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ थी जिनमें कि यूएस और यूके प्रमुख रूप से थे, यहाँ पर एक हमको देखने को मिला कि एक महामंदी देखने को मिली जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। एक सीवियर डिप्रेशन का जो है वो पीरियड देखने को मिला लगभग 3-4 साल तक, 1933 तक जो है 34 तक ये प्रॉब्लम जो है वो परसिस्ट करती रही। और जाहिर सी बात है कि हम बात कर रहे हैं मंदी की, तो मंदी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी पाई गई वहाँ पर। और इन देशों की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें बहुत तेज़ी से जो है वो गिरावट देखने को मिली, यानी ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव होने लगी जीडीपी की, जिसकी वजह से जो जीडीपी का जो लेवल है वो प्रीवियस लेवल से फ्यूचर लेवल में और कम होता गया। तो खासकर अगर हम देखें तो यूएस में ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही थी, जहाँ पर हमको देखने को मिला कि 1933 में लगभग जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल था वो 25% तक पहुँच चुका था। तो इस डेटा से ही पता चलता है कि कितनी सीवियर ये प्रॉब्लम रही होगी और कितना सीवियर ये डिप्रेशन रहा होगा। और क्योंकि बड़ी कैपिटल इकोनॉमीज़ में ये देखने को मिल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ थी, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ थी उस समय की, उनको भी ये प्रॉब्लम झेलने को मिली। प्रॉब्लम ये हुई कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा गिरने लगा और मार्केट का जो सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस था जिसको हम ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट बोलते हैं, और ये हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में देखा कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कैसे काम करता है। एक तो आपका सेज लॉ, और दूसरा आपका जो है वो पीगू इफ़ेक्ट।
ये दोनों की वजह से हमने देखा, पीगू इफ़ेक्ट को मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया है कि ये वो इफ़ेक्ट है जो कि वेज कट की वजह से आता है। मार्केट में अगर वेज कट हो सके मंदी के समय पर, तो जाहिर सी बात है अगर वेज कट होगा तो कॉस्टिंग में कमी आएगी प्रोडक्शन के, और जो कि प्राइजेज़ जो हैं उनको भी स्लो डाउन करेगा, प्राइजेज़ में भी कमी लाएगा, और इस तरीके से मार्केट में जो है वो वापस जो है वो डिमांड जनरेट होगी, क्योंकि प्राइजेज़ कम होंगी तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें अगर कम होंगी तो उससे उनकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। और दूसरी तरफ अगर वेज कट होगा तो वेज कट के साथ साथ जो है वो उसी वेज फंड के साथ जो है वो हमारी जो फर्म्स हैं वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाएंगी, और ये सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस जो है वो इस महामंदी के समय पर काम नहीं कर रहा था। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया, और जो इन्वेस्टमेंट था भी पहले से उसमें भी जो है वो गिरावट देखने को मिली, और हम जो है खासकर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को रीस्टोर करने में सफल नहीं हुई, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल था वो परसिस्ट नहीं कर पाया इन इकोनॉमीज़ में। और देखने को मिला कि क्लासिकल एजम्पशंस जो हैं वो काम नहीं कर रही थी। सप्लाई अपनी डिमांड को ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं कर पा रहा था, और पीगोन इफ़ेक्ट जो कि रियल बैलेंस इफ़ेक्ट है वो भी काम नहीं कर रहा था, और मंदी के समय पर जो है वो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिली। और इसके रीज़न क्या थे ये अभी हम आगे देखेंगे। आइडिया क्या था? आइडिया बेसिकली यही था कि सप्लाई अपने डिमांड को खुद जनरेट करती है, यानी पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, और किसी भी तरीके का ओवर प्रोडक्शन जो है वो हो ही नहीं सकता। और लेकिन ये जो जो आइडिया था क्लासिकल एजम्पशंस का, ये सही प्रूव नहीं हुआ, और प्रॉब्लम ये हुई कि ये सही इसलिए प्रूव नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई थी वही जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो सब जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, क्योंकि किसी तरीके का मार्केट में कोई इंसेंटिव ही नहीं था किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट का। और जहाँ तक बात आई सेज लॉ की, जहाँ तक बात आई वेज कट की, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो है जो क्लासिकल एजम्पशंस थे वो काम नहीं कर रहे थे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जिस तरीके से चलती थी क्लासिकल फ्रेमवर्क में वो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं चल पा रही थी, वो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल रीस्टोर नहीं हो पा रहा था, और मार्केट जो है वो लगातार जो है वो स्लो डाउन की चपेट में, डिप्रेशन की चपेट में आ रहा था। ये 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन है, और इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टिकी वेजेस की। स्टिकी वेजेस का मतलब क्या है? स्टिकी वेजेस का मतलब ये है कि जो जो वेज हैं वो एक जगह पर जो है वो अटक के रह गई, ना उसमें किसी तरीके की गिरावट आई, ना उसमें किसी तरीके की बढ़ोतरी हुई, तो हम बोलेंगे कि वेजेस जो हैं वो स्टिकी हैं। स्टिकी हम यहाँ पर जो पर्टिकुलरली जो हम प्रोपोजिशंस ले रहे हैं वो थी वेज कट की। क्यों? क्योंकि महामंदी है। मंदी के समय पर, रिसेशन के समय पे, डिप्रेशन के समय पे जो जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है वो होगा वेज कट का, यानी वेज को जो है वो डाउनवर्ड जो है वो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें इस फ्रेमवर्क में, जब 1930s की जो महामंदी आई उसमें वेजेस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी थी, और वो डाउनवर्ड्स जो हैं उनमें कोई मूवमेंट नहीं था, यानी वेज कट की जो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब अगर वेज कट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब कि पिगुवियन जो इफ़ेक्ट है वो काम नहीं करेगा, यानी किसी तरीके की कॉस्टिंग में कोई कमी पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से प्राइजेज़ में भी कोई कमी नहीं आने वाली, और जाहिर सी बात है अगर वेज कट नहीं हो रहा है तो जो जो फर्म्स के पास जो है कोई एक्स्ट्रा वेज फंड नहीं है जिससे कि वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सके। और अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और बिना बिका माल पड़ा हुआ है, यानी ओवर प्रोडक्शन अगर हो गया है, तो जाहिर सी बात है जो फर्म्स होंगी वो बड़ी मात्रा में ले ऑफ करेंगी, यानी बड़ी मात्रा में जो है वो लोगों को रोज़गार से हटाएंगी, जैसा कि इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में हुआ। बड़ी मात्रा में लोगों को जो है वो रोज़गार से बाहर किया गया, और इसी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल था वो लगभग 25% के लेवल तक पहुंच चुका था, हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका था 1933 में। तो यहाँ पे स्टिकी वेजेस की वजह से, और यहाँ पे रियल बैलेंस इफ़ेक्ट जो कि वेज कट पॉलिसी थी, पिगू का इफ़ेक्ट था, वो काम नहीं कर रहा था। उसके रीज़न थे कि ट्रेड यूनियंस थे,
और ट्रेड यूनियंस ने जो है वो वेजेस को कम नहीं होने दिया, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हुई, और ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जो है वो काम नहीं कर पाया। जो थोड़ा बहुत रियल बैलेंस इफेक्ट था, यानी जो वेज कट पॉलिसी थी, मे बी दिस इज़ बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन दी रियल रियल वेज। रियल वेज का मतलब क्या है कि प्राइजेस से जो इन्फ्लुएंस होगी। तो रियल वेज कैसे आप निकालेंगे? रियल वेज आप निकालेंगे नॉमिनल वेज डिवाइडेड बाय जनरल प्राइस लेवल, जो भी मार्केट में जो प्राइस लेवल चल रहा होगा वो। तो अगर आप नॉमिनल को प्राइजेस से डिवाइड करते हैं तो आपको रियल वेज देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे देखें तो रियल बैलेंस इफेक्ट जो था वो भी इतना इनफ नहीं था, क्वांटिटेटिवली वो नेग्लिजिबल था, और जो डिमांड में जो कमी आ रही थी उसको ये पूरा नहीं कर पा रहा था। तो डिमांड डेफिशिएंसी कुछ ज़्यादा ही थी, लोग जो है वो मार्केट के प्रति आशावान नहीं थे, इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, और लोगों के जो रोजगार चला गया उसकी वजह से मार्केट में जो है वो डिमांड भी बहुत कम हो गई। क्योंकि मार्केट में जो डिमांड जनरेट होगी वो लोगों की इनकम से होती है। अगर लोगों को जो है वो पहले जितनी आय नहीं मिल पा रही हो, कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई हो, और अगर जो है बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हों, तो जाहिर सी बात है डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। मार्केट अगर आशावादी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कम हो जाती है, यानी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिमांड है कैपिटल की, वो भी कम हो जाती है। तो ये सारे रीज़न थे जिनकी वजह से जो है वो डिप्रेशन के समय पे जो क्लासिकल फ्रेमवर्क है, क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो काम नहीं कर पा रही थी। और यही एक प्रमुख रीज़न था जो कि केन्सियन रेवोल्यूशन को जिसने आगे बढ़ाया, और कीन्स ने जो है पर्टिकुलरली 1936 में जो है वो अपनी बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में इसका उपाय सुझाया और इसकी कमियां बताएं कि क्लासिकल फ्रेमवर्क में क्या प्रॉब्लम थी और क्यों ऐसा हुआ कि ग्रेट डिप्रेशन झेलनी पड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ को, डिप्रेशन झेलनी पड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, और क्यों जो है वो जो मंदी थी वो और गहराती गई, यानी जो जो नॉर्मल जो एक तरीके का रिसेशन था वो डिप्रेशन में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है अगर हम देखें इसको तो केन्सियन रेवोल्यूशन ने बताया कि क्यों जो है वो इकोनॉमीज़ जो हैं वो वापस अपने फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल तक नहीं जा पा रही हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को रीस्टोर नहीं कर पा रही हैं, और ये स्लो डाउन जो 1930 में जो 30s में जो उत्पन्न हुआ, पर्टिकुलरली 1929 में, वो क्यों इतने साल तक आगे बढ़ गया। अब इसमें हम देखें तो कीन्सियन रेवोल्यूशन ये बताता है, कीन्स ये बताते हैं कि जो वेज रिडक्शन होगा, जिस जिस वेज कट पॉलिसी की बात जो है वो हमारे क्लासिकल फ्रेमवर्क के या क्लासिकल इकोनॉमीज बोलते हैं, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात। तो वेज रिडक्शन अगर हम एक सिंगल इंडस्ट्री में देखें तो ये कारगर हो सकता है, ये एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकता है। ऐसा कीन्स ने बोला कि अगर एक पर्टिकुलर एक सिंगल फर्म है, तो एक सिंगल फर्म में अगर वेज में कट आता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है फंड जो है वेज फंड जो एक इस फर्म का, वो उस वेज फंड से वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकती है। तो एक इंडस्ट्री में यानी माइक्रो लेवल पर अगर हम देखें तो ये काम करेगा, ये वेज कट पॉलिसी। लेकिन अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो पूरी इकोनॉमी में अगर आप वेज कट करेंगे तो उसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि जो वर्किंग क्लास है उनकी इनकम्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी, उनकी इनकम्स में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, और जाहिर सी बात है अगर इनकम्स में कमी आएगी तो डिमांड में भी कमी आएगी, क्योंकि ये जो डिमांड जो है वो इन्हीं इनकम से जनरेट हो रही है ना। जितनी ज़्यादा मार्केट में जितनी ज़्यादा लोगों की इनकम होगी, जितनी ज़्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी इनकम में, मार्केट में जो है वो डिमांड भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर के इसको एग्जांपल बनाएंगे तो माइक्रो लेवल पर तो ये ठीक है, लेकिन मैक्रो लेवल पर कीन्स ने बोला कि सारी इकोनॉमी में ही जो है वो वेज कट की वजह से डिमांड की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बन गई, और जो रियल बैलेंस इफेक्ट है, जो पीगू इफेक्ट है, वो भी इतना इनफ नहीं था, वो उसके सामने नेग्लिजिबल था, वो उसके सामने बहुत छोटा था जो एग्रीगेट डिमांड की कमी को पूरा कर सकता।
इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो कीन्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे जो है हम एक 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 मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इनकम और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे जो है वो डिटरमिन होता है। उनके अनुसार एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इन दोनों के द्वारा जो है वो मार्केट में, किसी भी मार्केट इकोनॉमी में संतुलन जो है वो बनेगा, किसके बीच में, नेशनल इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का। यानी एक मार्केट इकोनॉमी में जो रोजगार है, जो आय है, वो डिटर्मिन होगी कैसे, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के द्वारा। इन दोनों के जो फोर्सेस हैं, ये जो दो फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस के द्वारा ये एक फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन होता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो ये लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल हो सकता है और होता भी है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से पहले ही एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और जो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर नहीं होगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड में कमी की वजह से होता है। अगर एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड जो है वो उस लेवल की नहीं है तो जाहिर सी बात है फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को हम अचीव नहीं कर पाएंगे किसी भी नेशनल इनकम के लेवल पर। अब हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी देख लेते हैं कि ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है क्या। इसको हम एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस जो है इसको हम किसी एक टाइम फ्रेम में लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम किसी एक साल की या 2021-22 जो है फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, ये एग्रीगेट सप्लाई है। और इसको हम क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, अगर हम इसको मनी टर्म्स में देखें, यानी क्योंकि हम उत्पादन को मात्रा के रूप में देखेंगे तो हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी मात्रा उत्पादित हो रही है उसको हम मनी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसके मौद्रिक मूल्य के रूप में उसको देखते हैं। और हम देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट सप्लाई जो है ये फर्म्स जो हैं, जो भी उत्पादन करता हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको अवश्य मिलना चाहिए, ये वो प्राइस है। तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है, ये जितनी भी जो भी रोजगार का स्तर है, उस रोजगार के स्तर पर जो भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, तो जो उत्पादन करता है उसको कितनी राशि अवश्य मिलनी चाहिए, वो एग्रीगेट सप्लाई है। तो एक तरीके से ये कॉस्टिंग है। क्यों? क्योंकि उनको इतना तो कम से कम प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उनको मिलना ही चाहिए, यानी इसकी कॉस्ट तो निकलनी ही निकलनी चाहिए। तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस ये है। इसके साथ ही साथ अगर आप एग्रीगेट डिमांड प्राइस को देखें तो एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड को अगर हम देखें तो ये भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि मान लीजिए कि कुछ रोजगार के स्तर पर आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन को बेचने पर जो उद्यमी है उसको कितनी राशि वो प्राप्त करने की आशा करता है, यानी एक्सपेक्टेशन कितनी है मार्केट से, कि जितना हमने प्रोडक्शन किया है, ये जो कॉस्टिंग है, तो ये कितना डिमांड, यानी किस प्राइस पर ये जो है मार्केट में बिक जाएगा। ये आशा है किसकी? ये आशा है फर्म के जो भी फर्म के मालिक हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादन करता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? जो कि जितना कि अवश्य ही मिलना चाहिए, यानी वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा या वह मौद्रिक मूल्य जो कि फर्म्स को या उत्पादनकर्ता को अवश्य मिलना चाहिए। और एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है? ये वो एक्सपेक्टेशन है जो कि उनको होता है कि ये जो कॉस्टिंग है इससे हमको कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, यानी थोड़ा सा हमको इसमें प्रॉफिट भी होगा, है ना। और ये प्रॉफिट क्यों होगा? ये होगा किस वस्तु की जो डिमांड है उसकी वजह से। तो वस्तु या सेवा की अगर डिमांड मार्केट में अच्छी है तो एक्सपेक्टेशन अच्छे रहेंगे, तो हो सकता है कि उनको जो कॉस्टिंग है उससे और भी अच्छी कीमत जो है वो मार्केट में मिल जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन है किसकी? उत्पादनकर्ताओं की। और ये एग्रीगेट सप्लाई क्या है? जो उनको अवश्य ही मिलना चाहिए। और बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि लेट्स से कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जो कि अवश्य ही मिलना चाहिए। अगर ये कॉस्ट भी नहीं निकल रहा होगा तो कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करेगा ही नहीं। अब एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड क्या है? एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड जो है वो
कुल मांग का ही वह स्तर है जहां पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। यानी जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी उसको हम बोलेंगे कि ये इफेक्टिव डिमांड है, ये प्रभावी मांग है। ठीक है, और ये प्रभावी क्यों है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के इस स्तर पर जो वास्तव में एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बीच के संतुलन को निर्धारित करता है, इसलिए हम इसको इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कीन्सियन फ्रेमवर्क में, क्लासिकल फ्रेमवर्क में भी हम देखने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेट होता है इन 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 मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी के लिए इतना ही कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होती है, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड क्या होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे, इसी फ्रेमवर्क को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि फिगर्स के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से किस तरीके से फ्री मार्केट इकोनॉमी में नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन होता है। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप लोग जुड़े रहिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।